Hello everyone, how are you? This is Ajad Singh, your English teacher, and today I have come up with another new topic, that is time and tense. Dear students, आप सब लोगों की डिमांड पर मैं एक ग्रामर का टॉपिक लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ऐसे बोला था कि सर कोई ग्रामर का टॉपिक लेकर आइए, कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कोई कहता है सर हम 11th क्लास में, हम 12th क्लास में हैं। तो सब बच्चों के लिए एक कॉमन टॉपिक है, सबसे बढ़िया टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए। और इसमें शुरू में हम इजी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर मॉडरेट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम टफ, यानी इजी टू मॉडरेट टू टफ हम जाते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय ख़राब किए, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना प्लीज़। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं टेंस की डेफिनेशन। टेंस होता क्या है, टेंस की डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो टेंस भी एक वर्ब का ही रूप होता है डियर स्टूडेंट्स। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। डियर स्टूडेंट्स, टेंस वर्ब का ही एक रूप होता है, जो कि किसी भी कार्य के जो काम होता है उसके समय को बताता है, जो कि सेंटेंस के अंदर जो काम होता है उसके समय को बताता है। ठीक है, समय के साथ साथ इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को भी बताता है। इसीलिए हर टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है, हर टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, और टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस का मतलब क्या है। देखिए, जैसे ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब हम ये समझ लेंगे कि काम जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा, यानी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस का पता लग जाएगा। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन्स फॉर 3 hours, मतलब हैव बीन और वर्ब फर्स्ट ING आ गया और टाइम शोइंग वर्ड आ गए। इसका मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ हो चुका है और बाकी चल रहा है, काम परफेक्शन की ओर बढ़ रहा है। जैसे रमेश रन्स स्कूल, रमेश एक स्कूल चलाता है, तो निश्चित तौर पर रमेश एक स्कूल चलाता है। इसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम्स को शो किया गया है। सी इज़ राइटिंग हर आंसर्स, वो अपने जवाब लिख रही है, अपने आंसर्स लिख रही है, मतलब उसके लिखने का काम जारी है। तो यहाँ पर ये डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस है। और इज़, हैज़ और ये हैव, ये सब शो करते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। डिस्टिंक्शन क्या है, यानी कि फ़र्क क्या है, अंतर क्या है टाइम और टेंस के अंदर, ये आपको जानना पड़ेगा। टाइम जो होता है उसके 3 डायमेंशंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि हम हर टेंस के, यानी कि हर टाइम के, टाइम के 3 डायमेंशंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसे हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, टाइम है ना, अच्छा टाइम, यानी उस समय, वो उस पहले की बात है, पास्ट की बात है, या प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, इस तरह की हम बातें करने में यूज करते हैं टाइम का प्रयोग। अब टेंस जो है डियर स्टूडेंट्स, टेंस के भी 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं टेंस के भी, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन हर टेंस को आगे जाकर हम 4 भागों में बांट देते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, या फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह लीजिए उसे, जिसमें काम जारी रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें काम पूरा हो जाता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। हर टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे मैं प्रेजेंट के बता रहा हूँ आपको, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये चारों पार्ट्स किस लिए यूज होते हैं, हर यानी कि 4 पार्ट्स जो होते हैं टेंस के, ये क्यों यूज होते हैं, ये डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को शो करने के लिए यूज होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें फ़र्क क्या होता है कि टाइम जो है उसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 पार्ट होते हैं, लेकिन टेंस जो है उसमें एक टेंस, जैसे इंडेफिनेट टेंस भी तीनों टाइम्स को या एक से अधिक टाइम को शो कर सकता है। ये फ़र्क होता है टाइम और टेंस के अंदर डियर स्टूडेंट्स। वन टेंस में शो मोर देन 1 डायमेंशंस ऑफ टाइम, ये बात ध्यान में रखना। जैसे आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। तो कहने का मतलब
कल भी उठे थे, आज भी उठे हैं और आगे भी उठते रहेंगे, तो तीनों डायमेंशंस हो गए। रवि इज राइटिंग ए बुक दिस डेज, आजकल रवि जो है एक बुक लिख रहा है, तो इसका मतलब वो रवि आज से तो शुरू नहीं किया, आजकल मतलब कल भी लिख रहा था, आज भी लिख रहा है और आगे भी शायद जब तक पूरी नहीं होगी लिखता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम हर टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उसके यूजेस करते हैं, उसके रूल्स पढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। डू का प्रयोग कहाँ होता है? यू, वी, दे, आई, और कोई अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है? डू का प्रयोग होता है। और डज का कहाँ होता है? ही, सी, इट, और कोई अगर सिंगुलर नाउन आ जाता है तो उसके साथ डज का प्रयोग हो जाता है। अब आते हैं हर टेंस में हम 4 सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डियर स्टूडेंट्स उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट आती है, अगर आवश्यक हो तो उसके साथ ई या एस या ई एस लगाया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, यू, वी, दे और आई, यू, वी, दे, आई और कोई प्लूरल नाउन हो तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे इसमें देखिए आई रीड माई बुक, आई जो है आई के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो यूज होते ही नहीं है। ऐसे ही देखो ही लव्स हिज स्कूल, तो ही सिंगुलर है, लव्स सिंगुलर वर्ब है, हिज प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इसमें वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाता है, आई डू नॉट रीड माई बुक, दे डू नॉट लव देयर कंट्री। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, सब्जेक्ट से पहले लग जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और WH वर्ड जो होते हैं, WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? WH वर्ड को पहले लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे डू आई रीड माई बुक, डू यू हेल्प द पुअर, वेयर डज ही लिव, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होते हैं और इनमें नेगेटिव की भी सेंस होती है। तो चलिए देखते हैं। डज ही नोट लव हिज स्कूल, ये है बाई मिस्टेक इसमें टाइप हो गया है गलती से। डज ही नोट लव हिज स्कूल, क्या वो अपनी स्कूल से प्यार नहीं करता है? तो इसमें क्या है? डज सब हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद तीसरा जो थर्ड नंबर जो होता है वो नोट क्या होता है? थर्ड नंबर वाली जगह जो होती है वो किसकी होती है? वो नोट की होती है। डू यू नॉट हेल्प द पुअर, वेयर डज ही नॉट गो। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है, यानी कि टाइम के हिसाब से ज़्यादा डिटेल से बताया है मैंने, काफ़ी समय होता जा रहा है, इसके 15-16 रूल्स भी आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज, डेली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए वीक, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, ये शब्द आ जाते हैं, ये वर्ड्स या फ्रेजेस आ जाती हैं, ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस जो हैं ये आ जाती हैं, तो उस सेंटेंस में हम ये रूटीन को शो करने वाले वर्ड होते हैं और उसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि उन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। जैसा सेंटेंस देखते हैं इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग हम उसी स्ट्रक्चर में, यानी वही स्ट्रक्चर हम उसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें दे नहीं रखे हैं क्योंकि गलती से रह गए हैं, ये बाद में टाइप किया हुआ है, तो चलो मैं बता देता हूँ, ओरली आप नोट कर लेना। जैसे आई टेक टी ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे आ गया, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, ठीक है। ट्वाइस ए डे आ गया, इसका मतलब इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस आई एस, तो एस आई एस तो लगेगा नहीं क्योंकि आई सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें एस आई एस नहीं लगेगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे सी यूजुअली वियर्स
वाइट क्लोथ्स, मतलब वो आम तौर पर सफ़ेद कपड़े पहनती है। तो यूजुअली क्या आ गया, यूजुअली रूटीन शोइंग वर्ड आ गया। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हमने क्या यूज किया, सी यूजुअली वियर्स वाइट क्लोथ्स, वाइट ड्रेस, वाइट साड़ी। चलिए दूसरा रूल देखते हैं, टू एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल। कोई ऐसा ट्रूथ या फिर कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसा प्रिंसिपल जिसे हर जगह, यानी कि वो जो हर जगह फिट बैठता हो, चाहे कहीं भी आप चले जाइए। यानी कि जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ, यानी कि एक प्रिंसिपल है, जियोग्राफिकल फैक्ट है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ कह लीजिए इसको, कि ये हर जगह यही बात मानी जाती है, यही बात बताई जाती है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य हर जगह पूर्व में ही उदय होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी हर जगह सेम है। यानी कि सभी ये सारी चीज़ें एक जगह बताई जाती है। दूसरी बात जो इसमें बताने की है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि एक टेंस जो है वो एक से अधिक समय को शो कर सकता है। ये टेंस जो है, तीनों टेंसेज, दीज सेंटेंसेज कैरी द सेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये जो सेंटेंसेज हैं जो ये नीचे दिए गए हैं, ये सेंटेंसेज जो हैं वो तीनों टेंसेज की सेंस को, तीनों टाइम्स की सेंस को कैरी करते हैं। जैसे द मून अपीयर्स इन द नाइट्स, यानी कि आसमान रात में दिखाई देता है ना। टू एक्सप्रेस सम परमानेंट एक्टिविटी और नेचर, किसी स्थायी क्रियाकलाप या फिर कोई प्रकृति, कोई स्वभाव, है ना, कोई नेचुरल चीज़ें बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रेगुलरली गो फॉर ए वॉक, यानी आम रोज़ मैं नियमित रूप से वॉक के लिए जाता हूँ। ये आदत में भी हो सकता है वैसे, ये आई रेगुलरली यानी रोज़ जाता हूँ। जैसे एक नेचर है, फिश लिव इन वाटर, यानी मछलियाँ पानी में रहती हैं, उनका स्वभाव है पानी में रहने का। बर्ड्स ले देयर एग्स इन देयर नेस्ट, ये भी उनकी परमानेंट एक्टिविटी भी कह सकते हैं, या फिर उनका नेचर भी है कि जो पक्षी हैं वो अपने अंडे अपने घोंसलों में देते हैं। टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन, यानी जो बार बार होता है वही हैबिचुअल एक्शन होता है, ठीक है। जैसे सी यूजेज हैवी कॉस्मेटिक्स, यानी वो भारी कॉस्मेटिक्स यूज करती है, तो ये उसकी आदत है। सी रीड्स टिल लेट इन द नाइट, वो रात को देर तक पढ़ाई करती है, तो ये उसकी आदत का हिस्सा है कि वो देर तक पढ़ाई करती है। आगे देखिए, ये नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ रूल, टू एक्सप्रेस सम प्रोग्राम, फंक्शन और डिसीजन फिक्स्ड फॉर फ्यूचर, इट इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम। देखिए कोई ऐसा प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, डिसीजन हो जो आगे आने वाले समय में होने वाला हो, और इसमें फ्यूचर ही टाइम की सेंस होती है। जैसे आवर एग्जामिनेशंस बिगिन टुमारो, एग्जामिनेशंस आ गया, आवर एग्जामिनेशन आ गया, तो इसका मतलब पुराना है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होगी बिगिन, यानी हमारे परीक्षाएं कल से शुरू होंगी, तो फ्यूचर टाइम शो कर रहा है। वी प्ले क्रिकेट मैच टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह हम एक क्रिकेट मैच खेलेंगे, यानी आने वाले समय में खेलेंगे हम। दीपावली फॉल्स नेक्स्ट मंथ, अब ये कह रहा है कि दीपावली अगले महीने आएगी, तो मतलब क्या आएगी, अगले महीने, यानी कि फ्यूचर टाइम शो कर रहा है। टू एक्सप्रेस सम हिस्टोरिकल ट्रुथ, यानी कि कोई ऐतिहासिक सत्य हो, या फिर कोई लाइव कमेंट्री या ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि लाइव कमेंट्री हो, आंखों देखा प्रसारण किया जा रहा हो, या फिर कोई इतिहास की कोई तथ्य हो, सत्य हो, उसको भी। जैसे इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस ऑन द 15 अगस्त 1947, ये क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। यह भी सच बात है कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अब देखो जैसे हम कमेंट्री करते हैं, कपिल देव फेसेस द बॉलर एंड ही नाउ स्ट्राइक्स ए सिक्सर, मतलब ऐसे आंखों देखा हाल बताया जाता है ना, ऐसे बताया जा रहा है इसमें। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग, अब ये भी बताया जा रहा है। अब यानी कि ये जो कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट टेंस में ही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो हैं अब झंडा फहराएंगे, मतलब अब फहराने ही वाले हैं। कहने का मतलब ये जो कमेंट्री करते हैं ना, बताते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं, अब आ गए हैं, अब वो झंडा फहराएंगे, है ना, ऐसी बातें। तो हिस्टोरिकल फैक्ट और लाइव कमेंट्री के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। क्लोजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, यानी कि जो ऐसे क्लोजेज जिसमें टाइम, यानी कि टाइम और क्लोजेज को शो करने वाले जो क्लोजेज होते हैं, टाइम और कंडीशन को शो करने वाले, उनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे कि
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कहता है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो देखो कंडीशन है ना, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन आ गया कि नहीं। यू विल बी अपॉइंटेड इफ़ यू अप्लाई, तुम्हें अपॉइंट कर दिया जाएगा अगर तुम अप्लाई करते हो। तो इफ़ यू अप्लाई, तो इसमें भी कंडीशन आ गई, प्लीज़ वेट अंटिल आई कम, अंटिल आई कम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, यानी कि कृपया जब तक मैं आऊँ तब तक इंतजार करिए। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ, ये सॉरी हाँ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गया है। द ट्रेन विल लीव बिफोर यू रीच, आपके पहुंचने से पहले ट्रेन चली जाएगी। तो ये सब क्या है, एडवर्ब क्लोजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। टाइम और कंडीशन वाले क्लोज के अंदर ही इसका प्रयोग होता है भाई, ये ध्यान रखना। इधर वाले में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है। अब टू बिगिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में भी आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जैसे कि, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कुछ 4-5 तरीके से शुरू होता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज और काइंडली से, लेट से, है ना, इन सब चीज़ों से, ऑलवेज या नेवर से, इनसे शुरू होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन वर्ब उसमें हेल्प फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, जैसे हेल्प द नीडी, ओबे योर एल्डर्स। ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने दिए नहीं, बहुत आसान रूल है। टू एक्सप्रेस ए पास्ट इवेंट इन सम नैरेटिव, यानी कि किसी भी कहानी के अंदर एक भूतकाल की घटना को बताने के लिए, जैसे हम पुरानी कोई घटना बता रहे हैं, जैसे लक्ष्मीबाई वहाँ से यानी कि लक्ष्मीबाई जब आई अपने रास्ते, अपने यानी कि महल के रास्ते में ही थी, महल आ रही थी, अपने घर आ रही थी, तो रास्ते में तभी अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया। तो क्या क्या करते हैं, आ रही होती है तो अंग्रेज़ उसको घेर लेते हैं, और फिर तभी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं, घोड़े पर सवार होती हैं और अपनी सेना का नेतृत्व करती हैं। ये कहानी, जिस तरह से किसी कहानी के अंदर कोई पास्ट की घटना को हम बताते हैं ना, तो हम उसको ऐसा बता सकते हैं, ऐसा होता है, ऐसा एक बार एक राजा होता है, वो जा रहा होता है अपने सैनिकों के साथ, शिकार के लिए जा रहा होता है, वहाँ पर उन्हें रास्ते में कोई ऐसे आदमी मिलता है। ये सब पास्ट इवेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो कर सकते हैं। द ब्रेड, ऐसा ही आगे एग्जाम्पल है, द ब्रेव डॉग नाउ किल्स द स्नेक एंड वेट फॉर हिज मास्टर्स रिटर्न। तो ये भी ऐसा ही सेंटेंस है एक। टू रिपीट सम कोटेशन, कोई कथन को, किसी के द्वारा कहे गए कथन को रिपीट करने के लिए, यानी इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जब हम बताते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कीट्स कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, यानी कि कीट्स बताते हैं कि एक सुंदर वस्तु हमेशा ही आनंददायक होती है। और ये +2 में एक पोएम भी है ऐसी, जैसे कि गीता सेज, गीता में कहा गया है कि एक्शन इज़ दाई ओनली ड्यूटी, फ्रूट इज़ नन ऑफ दाई कंसर्न्स, यानी कि काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये इस तरह की जो कोटेशंस हैं उनको रिपीट करने के लिए। अब इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, जैसे किसी के प्रोफेशन को बताने के लिए कि ये आदमी ये करता है ना, इस आदमी का ये काम है, तो ये इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो करते हैं। जैसे बेकर बेक्स ब्रेड, यानी कि बेकर जो है, बेकर का काम जो है वो क्या है, ब्रेड बनाना है। ए कोबलर मेंस शूज, यानी कि जो कोबलर है वो जूते ठीक करता है, जूतों का काम करता है ना। तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को भी हम प्रेजेंट टेंस में। एक बात इसमें बताना भूल गया कि जो अखबारों के टाइटल होते हैं, जो न्यूज़पेपर हेडिंग्स होती हैं, आप उनमें देख लेना, इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही मेनली आपको वो हेडिंग्स मिलेंगी। कोई कहावतें भी, यानी कि कहावतें जो होती हैं उनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इसी का तो प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इन द प्रोवर्ब्स और सेइंग्स, मतलब कहावतों के अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ए बैड कारपेंटर क्वाल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। जैसे मेक हे व्हाइल द सन शाइन, साइंस वर्ब आ रही है, मतलब बहती गंगा में हाथ धोना, है ना। जैसे गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो इसमें सीज, उसमें साइंस और इसमें क्वाल्स, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे कुछ वर्ब, 4 तरह की ये वर्ब हैं, इनमें भी किन का प्रयोग होता है, ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है, मेनली जनरली नहीं होता है। तो ये वर्ब हैं, जैसे एक तो वर्ब है विद वर्ब्स एक्सप्रेसिंग ओनरशिप और रिलेशनशिप, मतलब कोई रिलेशनशिप या फिर मालिकाना हक जो शो करे, वो उस वर्ब में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब जैसे द हाउस बिलोंग्स टू मी, ये घर मेरा है, तो मालिकाना हक ओनरशिप शो कर रही है वर्ब बिलोंग, तो इसमें बिलोंग्स आ गया। सी हैज़ 2 ब्रदर्स, तो हैज़ क्या है, ये भी
ओनरशिप का ही तो शो कर रही है, रामू ओज में ₹500। ये सारे जो हैं ये क्या है, ओनरशिप को शो कर रहे हैं, ओनरशिप और रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, ठीक है। विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन वाली जो वर्ब हैं वो कौन सी हैं, परसेप्ट करने वाले, परसेप्शन वाली वर्ब जो हैं वो है फील, हियर, स्मेल, टेस्ट, सी एट्सेट्रा। इनके साथ भी जनरली हम वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं, जैसे वी सी द पुअर सफरिंग, द रोज स्मेल्स, स्मेल के साथ भी स्मेल्स स्वीट, विद वर्ड्स ऑफ कॉग्निशन और इन अदर वर्ड्स नोइंग। जैसे कि वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन और नोइंग कौन सी होती हैं, बिलीव, फॉरगेट, नो, मीन, रिमेंबर, सपोज, थिंक, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड। इन वर्ब्स के साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। तो इन वर्ब्स को डियर फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को, सारी चारों टाइप की जो वर्ब है ना, आगे बता रहा हूँ, इनको सभी को याद कर लो, रट लो एक तरीके से, ये दिमाग में जच जानी चाहिए। जैसे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, ही नोज इंग्लिश। लास्ट जो रूल है इसका वर्ब का ही है, द विद वर्ब्स ऑफ इमोशन और फीलिंग। इमोशन और फीलिंग वाली जो वर्ब शो कर, यानी कि इमोशंस और फीलिंग्स शोइंग जो वर्ब होती है उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, जैसे कि केयर है, डिजायर है, हेट है, होप, लाइक, लव, माइंड, फील, फियर, प्रीफर, वांट, विश। इन सभी वर्ब्स को अच्छे से याद कर लो, इनके साथ जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे ए कैट लाइक फिश, लाइक्स फिश, ए मदर वांट्स हर चिल्ड्रन टू प्रॉस्पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस नोट में ध्यान देने योग्य बात है, इसमें बताया गया है कि ये जो चारों तरह की वर्ब हैं इन्हें स्टेटिव वर्ब्स बोला जाता है। इनके साथ जनरली जो है आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होती है, यानी कि ये इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है एज ए वर्ब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल लगभग मैं कोशिश करूँगा कल आपके लिए प्रेजेंट टेंस पूरे को कंप्लीट करने की, ठीक है। आज शुरुआत की है, आज इसमें थोड़ी बेसिक चीज़ें बतानी पड़ गई, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। टिल देन, ओके, बाय बाय।